हाय क्लास, वेलकम टू अनदर एडिशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे साहब? आज हम लोग पढ़ेंगे अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, यानी कि ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी जो है एक्चुअली में काला रंग का धन नहीं होता। इट इज बेसिकली दैट मनी विच इज अनएक्सप्लेन्ड बाय द टैक्स पेयर्स टू द गवर्नमेंट। सो एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि भाई आप जितना कमा रहे हो उसके अंदर में से आपको सरकार को टैक्स देना है। मगर अगर आप कोई धन छुपाते हो जो कि आप सोचते हो कि मुझे इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम बन जाती है। आइए साहब शुरू करते हैं अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। इसके अंदर में सेक्शन 68, 69, 69A, B, C, D ये सेक्शंस हैं जो कि डील करते हैं अनएक्सप्लेन्ड या अनडिस्क्लोज इनकम पे। पहला सेक्शन हम देख रहे हैं सेक्शन 68, अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स। सो अगर आप कोई भी एंट्री, कुछ भी एंट्री अगर आप करते हैं बुक्स के अंदर में कैश रिलेटेड, तो आपको क्या करोगे एंट्री आप? समथिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी समथिंग अकाउंट क्रेडिट एंड कैश अकाउंट डेबिट अगर कैश कम्स इन। ठीक है। सो क्रेडिटिंग ऑफ फंड्स, अगर आप कैश के अंदर में कैश लेके आते हो, कैश दिखाते हो कि भैया मेरे पास इतना पैसा आया, ठीक है, तो उसके उसका आपको सोर्स बताना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप बोलते हो कि मेरा कोई खर्चा हुआ या मैंने किसी को पैसा दिया हुआ है, क्रेडिटिंग ऑफ फंड्स, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने कहां से ये पैसा लेके आए हो। तो सेक्शन 68 डील्स विथ अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट्स in a taxpayer's books of accounts. It focuses on situations where taxpayer receives the sum of money without providing a satisfactory explanation regarding the source. यानी कि आपके पास पैसा तो आया, बट कहां से आया ये आप समझा नहीं पा रहे हो। लोन और बोरोइंग, लोन और बोरोइंग क्या बोलता है साहब? कोई भी अमाउंट आपने क्रेडिट अगेंस्ट द लोन्स और बोरोइंग्स, ये जो ओनस होता है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एक्सप्लेन ये पैसा कहां से आया, इज बोथ ऑन द लेंडर एंड बोरोअर। अब फॉर एग्जांपल आपकी एक बैलेंस शीट है, ये मैंने बैलेंस शीट बनाई, यहां पे मैंने एक लोन दिखा दिया। ठीक है, लोन, LOAN, लोन फ्रॉम राम जी। अब अगर ये राम जी के बुक्स में एसेट साइड पे लोन नहीं आएगा, तो दिस विल बी अनडिस्क्लोज्ड इनकम एंड इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम। ठीक है, तो राम जी को भी दिखाना पड़ेगा बुक्स में, और आपको भी दिखाना पड़ेगा अपने बुक्स के अंदर में। So the onus is on the lender and the borrower to provide convincing explanations. Simply claiming that the sum of loan without corroboration from the lender is insufficient. आपने यहां पे लायबिलिटी साइड पे दिखा दिया लोन, या आपने यहां पे लोन टू राम जी दिखा दिया, उसके बुक्स में, राम जी के बुक्स के अंदर में यहां पे लोन नहीं है, तो भी ये इनकम मान ली जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शेयर कैपिटल और प्रीमियम, सर कंपनी तो एकदम स्ट्रिक्ट रूल से चलती है, हाँ जी चलती है, बट देर आर केसेस वेयर इन दीज आर क्लोजली हेल्ड कंपनीज। क्लोजली हेल्ड कंपनीज का मतलब जहां पे बहुत थोड़े से शेयर होल्डर होते हैं। मेरे परिवार की कंपनी है, मैं एक शेयर होल्डर बन गया, मैंने अपने पिताजी को एक शेयर होल्डर बना दिया, माताजी को शेयर होल्डर बना दिया, बीवी को शेयर होल्डर बना दिया, बच्चों को शेयर होल्डर बना दिया, क्योंकि मुझे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी थी। सो क्लोजली हेल्ड कंपनी में मैंने एक शेयर एप्लीकेशन दिया, फिर शेयर अलॉटमेंट दिया, फिर शेयर कैपिटल के अंदर में आया, मैंने प्रीमियम शेयर प्रीमियम कर दिया विदाउट एनी वैल्यूएशंस। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनीज फेस एडिशनल सिक्योर स्क्रूटनी रिगार्डिंग शेयर एप्लीकेशंस, कैपिटल एंड प्रीमियम। इसके अंदर में आपका वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी साहब, आपने क्या क्या
फॉर्मेलिटीज की है टू अलॉट दी शेयर्स, दे मस्ट प्रोवाइड सैटिस्फैक्टरी एविडेंस अबाउट द सोर्सेज ऑफ फंड्स, यानी ये फंड्स कहां से आए, ये कैसे आपने शेयर कैपिटल में डाले, इन सब के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ द इन्वेस्टर इज अ रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट है सर, अगर इन्वेस्टर रेसिडेंट है, रेसिडेंट मैं आऊंगा जब मैं रेसिडेंशियल स्टेटस करूंगा, अभी के लिए आप जो समझ लिए भारत के अंदर में रहने वाला रेसिडेंट, तो अगर इन्वेस्टर रेसिडेंट है उनको भी ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि भैया ये पैसा आप लाए कहां से, और असेसिंग ऑफिसर को ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है साहब। आइए साहब, सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं और भी इन्वेस्टमेंट्स होती है, खाली फोटो पे मत जाना, अपनी अकल लगा। पहला पॉइंट साहब, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को मैंने बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, उस बिल्डिंग का पैसा मेरी इनकम में आ गया, जब तक कि मैं प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। मैंने ज्वेलरी दिखाई दिखाई नहीं, उसको मैंने, वो दूसरे में आता 69A के अंदर, मैंने कुछ ऐसे शेयर्स थे मेरे पास जो मैंने उस टाइम पर डिस्क्लोज नहीं किए, अब मैं बेचने के टाइम पर अगर डिस्क्लोज करूंगा तो वो जीरो मेरा कॉस्ट ले लेगा और मेरा सारा का सारा सेल उसको मान लिया जाएगा मेरी इनकम होगी। तो सेक्शन 69 डील्स विद द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ टैक्स पेयर दैट आर नॉट डॉक्यूमेंटेड इन द बुक्स, इन द बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आपके खाते पत्तर होते हैं। इफ द टैक्स पेयर कैन नॉट कन्विंसिंगली, अब ये कन्विंसिंगली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पे सारा खेल होता है। If the taxpayer cannot convincingly, I hope you understand, explain the nature and the source of these investments, the value of these investment is considered as taxable income. तो अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कहां से आपने ये खरीदी, ये आपके पास कैसे आई, ये बुक्स में क्यों नहीं है, टू द असेसिंग ऑफिसर टू एंड कन्विंस हिम with your arguments or with your explanations or documents, till then he will consider that value as your income. तो बैलेंस शीट से भी आपकी इनकम रिकॉर्ड हो सकती है साहब, जरूरी नहीं है कि पीएनएल से ही आपकी इनकम रिकॉर्ड हो। आइए साहब, सेकंड पॉइंट, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, टैक्स पेयर के ऊपर में है। अरे सीधी सादी बात है, टैक्स पेयर के ऊपर में बर्डन, ही हैज टू डेमोन्स्ट्रेट the origin and legitimacy of the funds used for these investments. आपको बोलना पड़ेगा भैया मेरे पास इतना पैसा पड़ा हुआ था, ये देखो मैंने इतना पैसा जोड़ के रखा था, ये मेरे पास एसेट था, इसको मैंने बेचा, इसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, भूल हो गई, गलती हो गई, माफ कर दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। द असेसिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी टू असेस द एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड। तो असेसिंग ऑफिसर बोलेगा अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर की रिटर्न लेके आइए, लास्ट ईयर के अंदर में आपका ये एसेट था कि नहीं था, इस साल आपने बेच दिया, इसको बेच करके ये ले लिया, आपने किस तरीके से किया, वो सारा का सारा असेसिंग ऑफिसर आपसे डिटेल मांगेगा। और उसके बाद चलते हैं साहब, टैक्सेशन ऑफ डीम्ड इनकम, अगर आपने एक्सप्लेनेशन ढंग से प्रोवाइड नहीं किया तो वो आपको इनकम मान लेगा, डीम्ड इनकम मान लेगा। इफ द असेसिंग ऑफिसर finds that the explanation is insufficient, he will treat the investments as deemed income of the taxpayer. The income is then subject to tax at a special rate या at a higher rate. उसके बाद ये वेल्थ टैक्स क्या चीज है, वेल्थ टैक्स सब होता है, ये था इसके अंदर में, अगर आपकी वेल्थ, अगर आपका टोटल एसेट्स वाज अबव अ सर्टेन लिमिट, तो उसके ऊपर में आपको वेल्थ टैक्स देना होता था। आज की डेट में वो बहुत बहुत ऊपर है, पहले कम होता था। ठीक है, तो क्या लोग करते थे, अपनी वेल्थ ही कम दिखाते थे। तो द प्रोविजन इज ऑल्सो रेलिवेंट टू दी वेल्थ टैक्स एज दे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई एसेट्स दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फॉर वेल्थ टैक्स पर्पसेस। यानी कि आपने वैल्यू इतनी कम दिखाई उस एसेट की, या तो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि वो वेल्थ टैक्स केसेस के अंदर में फॉल कर सके। 69A, अरे बाप रे सर, ये ज्वेलरी बढ़िया लग रही है, दिस इज ज्वेलरी, दिस इज बुलियंस।
सो अनएक्सप्लेन्ड मनी, मनी मतलब धन, बुलियन, ये रहा मेरा बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, हीरा मोती पन्ना, ये सब अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स आते हैं। तो साहब अगर इस तरह के संग में आपको अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी है तो आपको उसके ऊपर में तो सर टैक्स देना पड़ता है। कहां से आई ज्वेलरी, किधर से सोर्स क्या था, अगर आप ये नहीं बता पाए तो सीधा सीधा भोगबाड़ी, आपका वो ज्वेलरी इज सब्जेक्ट टू टैक्स। अब होता क्या है साहब, आपने ज्वेलरी खरीदी, आपने ज्वेलरी नहीं दिखाई बुक्स के अंदर में, तो आप पकड़े जाओगे। इसीलिए आप हमेशा याद रखो, जब भी आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो या अपने क्लाइंट की बैलेंस शीट बना रहे हो, प्लीज इंश्योर टू आस्क योर क्लाइंट और आस्क योर सेल्फ, क्या मेरे पास गोल्ड का कड़ा है, बैंगल्स है, रिंग है, कान के कांटे हैं, नेकलेस है। अगर ये सब चीजें हैं तो प्लीज, अगर वो गिफ्ट्स में भी मिले हुए हैं तो उसकी वैल्यू आप लगा दीजिए, उसके बैलेंस शीट में आप वो वैल्यू लगा सकते हैं। प्लीज वो डिस्क्लोज करके रखिए, बिकॉज इफ यू डू नॉट डिस्क्लोज इट, इट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्शन 69A अनएक्सप्लेन्ड ज्वेलरी। अगर आपके पास सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं, चांदी की ईंटें पड़ी हुई हैं, इवन आजकल जो नोट आने लग गए हैं चांदी के, अगर वो सब पड़े हुए हैं तो उसको भी आप प्लीज डिस्क्लोज करके रखिएगा। अगर आपने भगवान जी की मूर्ति भी मंदिर में लगा रखी है, उसको भी खरीद का वैल्यू डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए साहब डिटेल क्या पढ़ते हैं। अनअकाउंटेड एसेट्स, अनअकाउंटेड एसेट्स क्या होते हैं, सेक्शन 69A टारगेट सिचुएशन वेयर टैक्स पेयर पोजेसेस मनी, बुलियन, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल्स दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, these provisions focus on unexplained assets that are not related to investments। ये सब चीजें इन्वेस्टमेंट्स के पर्पस से आप नहीं रख रहे हो, पर्सनल यूज के लिए रख रहे हो, तो भी आप बैलेंस शीट में प्लीज आप इसे अपनी पर्सनल बैलेंस शीट में, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस बैलेंस शीट में आप प्लीज इसे डिस्क्लोज करके रखिए। ठीक है साहब। एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट, सोर्स का कहां से आया, कैसे बना, किस हिसाब से बनी ज्वेलरी, ये सारी डिटेल देनी पड़ती है। द टैक्स पेयर मस्ट प्रोवाइड अ क्लियर एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द सोर्स एंड एक्विजिशन ऑफ दीज एसेट्स। तो आपको गिफ्ट में एसेट मिला, सपोजिंगली आपने वैल्यूअर से एसेट, ये आपको समझ लो, ये आपको मिला, ये 10 लाख का ये है ज्वेलरी। तो आप क्या करेंगे साहब, या तो उनसे आप ले लीजिए बिल, भैया आपने मेरे को गिफ्ट दिया, थैंक यू वेरी मच, इसका बिल दे दीजिए मेरे नाम पे। बोलेगा हमने अपने नाम पे बिल लिया था, हमने अपने ड्राइंग्स में दिखा दिया, सर थैंक यू वेरी मच, गिफ्ट डीड बना दीजिए। हम आपके अपने हैं, आपने सगे हैं, हम गिफ्ट डीड क्यों बनाए। मेरे पिताजी ने मेरी बीवी को गिफ्ट के अंदर में अगर मैं नेकलेस दे दिया, तो भैया वो तो घर के बंदे को गिफ्ट आ गया। तो बीवी क्या बोलेगी, ठीक है जी आप बताओ इसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर होता है, उसको बोलता है कि जी इसकी वैल्यू 10 लाख रुपया। अच्छा 10 लाख रुपया है, मैं अपने एक कैपिटल की साइड पे दिखाऊंगी गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फादर इन लॉ, और इधर दिखा दूंगा बीवी के बुक्स के अंदर में नेकलेस और गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, 10 लाख रुपया वहां पे कैपिटल बढ़ गया, 10 लाख रुपया मेरा गोल्ड बढ़ गया, मेरा बैलेंस शीट गई मैच। ठीक है जी। आगे हम समझेंगे गिफ्ट्स रिसीव्ड वो कैपिटल गेन्स के टाइम पे, अभी आप सिर्फ बेसिक बेसिक समझो, आप समझो आप इसको। ठीक है, फेलिंग टू डू कैन रिजल्ट इन एसेट बीइंग डीम्ड इनकम फॉर कॉरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जब पकड़ा गया, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर में इसको ये मान लिया जाएगा कि ये डीम्ड इनकम है। ठीक है साहब। असेसिंग ऑफिसर डिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर की चलती है। And you have to have convincing approach with the assessing officer. Hope you understood. Assessing officer has the final say on the adequacy of the explanation। यानी कि आपने जो explain किया वो assessing officer के दिमाग में घुसना चाहिए। It is deemed unsatisfactory that the assets are taxed at as income. The provision aims to prevent individuals from concealing wealth through assets
that are not readily accountable in the financial records. ठीक है साहब. आइए साहब 69B, discrepancy in investment account and account records. क्या होता है साहब इन्वेस्टमेंट अकाउंट? अगर ये सेक्शन फोकस करता है जहां पे अमाउंट स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट और ऑफ एक्वायरिंग अ वैल्यूएबल एसेट इज हायर देन व्हाट इज रिकॉर्डेड. मतलब मैं दुबई गया था, दुबई में मैंने 100 ग्राम गोल्ड खरीदा, यहाँ पे 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 70,000, 7 लाख रुपए का गोल्ड बनता है. वहां से मैं ले आया 6 लाख रुपए का, बट मैंने कस्टम क्लियरेंस में दिखाया 5 लाख रुपया. अब यहाँ पे आके असेसिंग ऑफिसर बोलता है नहीं जी ये तो 6 लाख रुपया का है, ये तो वहां पे 6 लाख रुपया का मिलता है. अब मैंने उसको 5 लाख रुपया बोला, उसे बोला नहीं जी दुबई के अंदर में उस टाइम पर तो ये रेट था, आपने कम रेट किया है, तो टैक्स पेयर के बुक्स में 5 लाख हो गया. उसने बोला ठीक है 6 लाख रुपया माइनस 5 लाख रुपया जो आपने पे किया, 1 लाख रुपया पे मैं टैक्स लगा दूंगा. तो क्या बोलता है, अक्वायरिंग वैल्यूएबल एसेट इज हायर देन व्हाट इज रिकॉर्डेड in the taxpayer book of account, the taxpayer expected to explain the discrepancy. आपको इतना सस्ता कैसे मिल गया? अगर आपको नहीं एक्सप्लेन कर पाए, द असेसिंग ऑफिसर एग्जामिन्स द एविडेंस. आप क्या एविडेंस प्रूव कर रहे हो कि 6 लाख का गोल्ड आप 5 लाख में ले आए? इवैल्यूएट्स द एक्सप्लेनेशन. इफ द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड लैकिंग, द एक्सेस अमाउंट, याद रखना एक्सेस अमाउंट यानी 6 लाख का माइनस 5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया का जो है वो excess amount is treated as income of the taxpayer for the financial year. ठीक है साहब. टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा साहब? The provision aims to prevent the taxpayers from hiding income by understating their expenditure in the books. The excess expenditure is treated as income and is subject to tax. 69D, borrowings और रीपेमेंट ऑफ हुंडीज. अब हुंडीज क्या होता है? हुंडीज एक तरह से प्रोमिसरी नोट हुआ करती थी पुराने जमाने में. ये देख रहे हो आप कि भैया मैं धारक, आज की डेट में अगर आप एक नोट उठाते हो तो नोट पे क्या लिखा रहता है? नोट में 10 रुपया लिखा रहता है, बट 10 रुपए का नोट पे भी अगर आप देखोगे तो उसमें लिखता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ऑफ दिस नोट ₹10. तो उसी तरीके से पहले हुंडियां चलती थी कि भाई आप मेरे से 2,500 रुपए लेके जा रहे हो, प्रॉमिसरी नोट है, और इसी के बेसिस पे आप, हुंडीज के बेसिस पे आप उसे पेमेंट करते थे. ठीक है साहब. अब ट्रांजैक्शंस और टैक्स ट्रीटमेंट इसी कैसे होती है? ट्रांजैक्शंस और टैक्स ट्रीटमेंट साहब, बोरोइंग आपने की, ठीक है, आपने 2,500 रुपए का लोन लिया उस टाइम पे, मान के चल रहा हूं, ठीक है, ये सारा का सारा आपका इनकम. The amount borrowed is deemed income of the borrower for the financial year in which borrowing occurred. फिर रीपेमेंट के टाइम पे भी आप ही की इनकम होगी साहब. अमाउंट रीपेड इंक्लूडिंग एनी इंटरेस्ट पेड is deemed income of the person repaying the hundi for the financial year in which repayment occurred. पेमेंट के टाइम पे भी आपकी, लेने के टाइम पे भी आपका. बट कुछ थोड़ा सा, अगर आपकी यहां पे डीम्ड इनकम हो गई तो यहां पे डीम्ड इनकम नहीं होगा. रीपेमेंट आफ्टर डीम्ड इनकम, अगर आपने बोरोइंग के टाइम पे आपका डीम्ड इनकम हो गया तो यहां पे फर्दर टैक्सेशन के लिए नहीं करेंगे. ठीक है साहब. चलिए, दिस एक्सप्लेन्स द अनडिस्क्लोज्ड इनकम. आइए साहब आप आते हैं 69C के ऊपर में. सर आपने पहले 69D दिखाया, फिर आप 69C क्यों दिखा रहे हो? पहले क्यों नहीं दिखाया C? कोई, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं दिखाया. यहां पे बोरोइंग्स और बैलेंस शीट तक चल रहा था, इसलिए मैंने आपको D पहले दिखा दिया. यहां पे एक P&L अकाउंट से चलेंगे, इसलिए मैंने ये आपको C बाद में दिखाया. तो साहब पहला पॉइंट बोलता है इनकर्ड एक्सपेंडिचर. इनकर्ड एक्सपेंडिचर इज 69C deals with unexplained expenditure incurred by a taxpayer. This focuses on situations where the taxpayer cannot provide satisfactory explanation
फॉर द सोर्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, क्यों किया, किस लिए किया, कैसे किया आपने। अगर आप इसका सोर्स नहीं बता पा रहे, परचेज किया, तो वो गुड्स कहाँ है, वो स्टॉक कहाँ है, अगर आपने परचेज किया, अगर आप नहीं बता पाओगे तो इनकम मान ली जाएगी। उसी तरीके से टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, द ओनस इज ऑन द टैक्स पेयर टू डेमोन्स्ट्रेट द ओरिजिन एंड लेजिटिमेसी ऑफ द फंड्स यूज्ड फॉर दिस एक्सपेंडिचर। ठीक है, असेसिंग ऑफिसर को खाली इवेल्युएट करनी होती है, एक्सप्लेनेशन इवेल्युएट करता है, ध्यान रख, असेसिंग ऑफिसर। फिर डीम्ड इनकम क्या होगा, अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया तो वो सीधा सीधा जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसे वो इनकम मान करके आपकी इनकम में जोड़ देगा, यानी कि डिसअलाउंस ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर में जोड़ करके उसके ऊपर में टैक्स लगा। ठीक है साहब, दिस क्लोजेस द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। फॉर माय नोट्स please contact the email address that is provided. Thank you so much.